बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि तकरीबन 7.5 साल 8 साल के बाद तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का जो केस था उसका फ़ैसला महफूज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला महफूज कर लिया है, जजमेंट रिज़र्व्ड। अच्छा, अब उसके बाद क्या सूरत हाल है? सबसे ज़्यादा इसमें बहुत सारी और भी ज़ाहिर है, इस केस को तकरीबन 8 साल लग गए। नवंबर 2014 में शुरू हुआ था, अब नवंबर 2022 में इसको पूरे 8 साल हो जाएंगे। अच्छा, अब बात ये है कि मेरे व्यूवर्स की इसमें जो दिलचस्पी है वो इस वक्त इस स्टेज पे ये कि ये फ़ैसला जो महफूज हुआ है कल, ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब भी सुनाया जाएगा इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या हो सकता है, तहरीक इंसाफ को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, क्या हो सकता है, ये दूसरा सवाल। और इन्हीं दो सवालों के गिर्द घूमेंगे, ठीक है कि ना। हमारा तबसरा भी पहली बात कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं, बहुत लंबा पीरियड, और अकबर एस बाबर साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। यार क्या हिम्मत है उस बंदे की, यकीन करें कि। और मैं तो आपको बताऊं ना कि मैंने उनका एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू भी किया था, वो आपने जहाँ ZN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से देखा था। तो ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे गुफ्तगू होती रहती है, मुख्तलिफ़ दफ़ा उनसे मिले, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनको जिस तरीके से गर्म सर्द मौसम से गुज़रना पड़ा, जिस तरह से उनका, क्योंकि वो आपको पता है ना, वो भी ज़माना आया है ना पिछले तकरीबन 5, 7, 8 सालों से। एक खान साहब बहुत बड़े लाडले थे, तो जाहिर है कि खान साहब लाडले थे, तो इतने लाडले के अगेंस्ट, जो लहरों के अगेंस्ट बंदा चल रहा है, तो उसको भी तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े होंगे ना, वो भुगतने पड़े हैं, ठीक हो गया ना। उनके घर पे फायरिंग हुई, उनके घर के दरवाजे पे जो है ना गाड़ियाँ मोटरसाइकिल टकराए गए, वो हिट लिस्ट पे थे। वो बहुत हिम्मत की है भाई उस बंदे ने, मिडिल क्लास आदमी है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का। मैं समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश ना करना ये कंजूसी होगी, ठीक है ना। तो अकबर एस बाबर साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने ये हिम्मत की है। अच्छा, अब आ जाएं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें माजी में हमें पता चली, ये भी पता चली कि वो सादिक और अमीन साहब, बाबा रहमते के सादिक और अमीन, तकरीबन उनके कितने अकाउंट्स तो जो सामने ही नहीं आए, कोई 80-85 अकाउंट्स ऐसे थे कि जो सामने ही नहीं आए, वो खुफिया अकाउंट्स थे, और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से पता चला। ज़ाहिर ये चीज़ें जब डिग आउट होती हैं, जब इस तरीके का केस चलता है, वो लंबा होता है, उस पार्टी को तो फ़ायदा होता है फिर वो लंबा हो रहा है केस, लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें फिर साथ साथ सामने भी तो आती हैं। अच्छा, इस दौरान मुतअद्दिद बार जो है ना, दर्जनों दफ़ा, कोई 2 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा इल्तवा लिए गए, पता नहीं कोई 8-10 दफ़ा वकील बदले गए, पता नहीं क्या क्या सारी सूरत हाल। कितनी कंपनियां कोई सामने आई, सैकड़ों की तादाद में जो कंपनियां सामने आई। ये भी पता चला कि हिंदुस्तान से भी लोगों ने फंडिंग की, ये भी पता चला कि इसराइल से भी PTI को फंडिंग हुई। यानी कि अब आप उस बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई जिससे PTI की सियासत को नुकसान भी पहुंचा, नो डाउट, इसमें कोई भी कह दे। अब उसके बाद फैसला महफूज हो गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा ये सिलसिला चला, 7.5-8 साल, फैसला महफूज हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुछ दोस्त पूछते हैं कि नकवी साहब ये फ़ैसले महफूज क्यों हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार ये फ़ैसला महफूज हुआ है या कहीं हनूद तो नहीं हुआ, यानी आप समझ गए होंगे ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबा हो जाए। तो खैर, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा तो नहीं होगा। आई थिंक मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि अच्छा, फ़ैसला क्यों महफूज होता है? आम तौर पे ये कोर्ट ऑफ अपील में होता है, यानी कि ज़ाहिर है जो है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं इस किस्म की लेवल पे होता है आम तौर पे फ़ैसले। इसी तरह से नीचे की कोर्ट्स में बहुत ही कम को ऐसी मिसालें हैं, या दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम टाइम के लिए कि जज आम तौर पे कह दे कि जी ये फ़ैसला बस ये होना है और 3 बजे सुनाना है, और इस तरह से कोई कभी कभी हम सुन लेते हैं। अदरवाइज़ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में ये फ़ैसले होते रहते हैं कि जो जज बैठा होता है, या जो बेंच, डिवीज़न बेंच या लार्जर बेंच या फुल बेंच जो भी होता है, फुल कोर्ट,
तो वो मुख्तलिफ़ हवालों से कुछ सुनते हैं केसेस, और फिर उसके बाद जब आखिरी आर्गूमेंट्स दोनों साइडों के कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कह देते हैं कि जी हमने फ़ैसला महफूज कर लिया है। बाज़ औक़ात तो वो डेट भी अनाउंस कर दी जाती है कि परसों या तरसों या हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या फ़लाँ तारीख़ को वो सुना दिया जाएगा। बाज़ औक़ात डेट अनाउंस नहीं की जाती। ठीक, अच्छा, ये आम तौर पे ये होता है कि जी वो जजेस अपना माइंड बनाएं, जजेस मेरिट पे मज़ीद उनको कोई आर्गूमेंट्स जो दोनों तरफ से दिए गए हैं उन आर्गूमेंट्स को देखें। बाज़ औक़ात वो रिटन मवाद भी दोनों तरफ से जमा किया जाता है, वो फ़ैसले से कुछ देर पहले भी अगर वो उनको जजेस अलाउ करें तो वो भी किया जाता है, उसको वो फिर देखते हैं, स्टडी करते हैं वो जो बेंच होता है। और ये 3 रुकनी बेंच है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको हेड कर रहा है और बाकी 2 रुकन हैं। तो वो बहरहाल ये इस वजह से होता है कि उन सारे आर्गूमेंट्स को भी जो सुने हैं उनको भी मेरिट पे परख लें और जो रिटर्न आए हैं उनको भी स्टडी कर लें, तो फिर उसके बाद मुनासिब वक्त पर इसको जो फैसला महफूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आर्गूमेंट्स और बाकी चीज़ें वो ख़त्म ठीक हो गया ना। अब वो उस तरह से केस नहीं चलेगा, लेकिन जो फैसला महफूज हुआ है अब वो मुनासिब वक्त पर सुना दिया जाएगा। हो सकता है हफ्ते बाद सुना दिया जाए, 2 हफ्तों बाद सुना दिया जाए, महीने बाद सुना दिया जाए, 2 महीने बाद सुना दिया जाए। लेकिन यह है कि आजकल वो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है और बाकी भी सूरत हाल ये है कि जो जजमेंट रिज़र्व होती है, अगर वो जजमेंट जो महफूज हुई है अगर वो लंबे अरसे तक चले तो फिर थोड़ा कुछ बातें भी होना शुरू हो जाती हैं, कुछ एतराज़ भी होता है, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी जो आज तक उसको भी इसी वजह से समझ नहीं आई। बहुत सारों से मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ और बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, कहते हैं ये कोई गैर मुअय्यना मुद्दत तक फैसला महफूज करना या अगर 2-2, 4-4 महीने लग जाए तो ये इसमें बड़ा। हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसले महफूज हुए और वो कुछ जब तवालत खींचने लगे तो कुछ लोग फिर सवालात उठाते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, ये वो आप उस हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर ये सवालात उठते हैं। पहले भी आपको पता है कि 7.5-8 सालों में मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद होती रहे कि भाई ये केस इतना क्यों लंबा हो रहा है। अब आ जाएं जनाब कि ये तो आपको पता है कि जी ये कब आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही कोई अनलिमिटेड टाइम तक या बहुत ही इतना प्रोलॉन्ग हो जाए कि महीनों गुजर जाएं, आई थिंक कि ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब जब भी आया तो क्या आएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन सवाल तो ये है, एक ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता कि जी बिल्कुल ये फ़ॉरेन फंडिंग थी, ये फ़ॉरेन फंडिंग थी, ये जो सारी सूरत हाल है ये गैर मुल्की फ़ंडिंग थी और तमाम की तमाम पार्टी गुल हो गई और ख़ान साहब भी गुल हो गए और सारा कुछ। दूसरा ये है कि ये ममनुआ फंडिंग थी और बहुत सारे लोग यानी PTI के अपने वकला भी ये कहते रहे कि जी अगर आप ये ऐसा करते भी हैं तो आप इसको ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर करके बस ठीक है जो फंडिंग है जितने करोड़ भी है वो कॉन्फिस्केट कर लें भाग के सरकार, वो आप जब्त कर लें भाग के सरकार, ठीक हो गया ना, जब्त हो जाए तो खैर। अब एक तो फैसला इसका एक पहलू ये हो सकता है कि एक फ़ैसला ये आ सकता है कि जी ये जो फंडिंग थी ये ममनुआ, पहले हम यूँ कर लें ना कि ये फंडिंग थी, ये फ़ॉरेन फंडिंग थी, साबित हो गई है कि फ़ॉरेन फंडिंग। उसकी वजूहत हैं, उसकी वजूहत ये है कि ये हमें कैसे पता चला कि ये फ़ॉरेन फंडिंग थी, ये सारा कुछ कैसे हुआ। यहाँ तक कि मालशिया पालशिया चैनल पे बैठ के अरशद शरीफ साहब ने भी यहाँ पे, वो भी आपको पता है उनका भी किस तरह की सहाफ़त है और कहाँ झुकाव है, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले उनका यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, उनका सब कुछ सुनाया भी था, तो वो भी कह रहे थे कि जी यहूदियों से भी फंडिंग ली गई, बाकायदा नाम है उसमें, और हिंदुस्तान से भी फंडिंग ली गई और लोगों से भी फंडिंग ली गई, बहुत सारी कंपनियों से भी फंडिंग ली गई वगैरह, कि जी बिल्कुल फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है, पार्टी भी उड़ गई और जनाब कप्तान साहब भी उड़ गए और सारा कुछ। अब मेरे कुछ दोस्त कह रहे होंगे कि भाई नकवी साहब इतने सादा बात भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे हैं, अभी तक भी वो लाडले। खैर ये एक अलग टॉपिक है, फिर ऐसे ही मौजूद से बंदा हट ना जाए ना। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जनाब कि ये ममनुआ फंडिंग थी, फॉरेन फंडिंग नहीं थी और ममनुआ फंडिंग थी। गो के जो अपनी बनाई हुई स्क्रूटनी कमेटी है, जो जो उसने इंकशाफात किए हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन की अपनी बनाई हुई स्क्रूटनी कमेटी, तो जाहिर है उसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर ही तो वो सिलसिला होगा ना। उसकी कोई इस तरह की रिबटल नहीं आई उस स्क्रूटनी कमेटी को जिसने गलत साबित कर दिया हो वगैरह, ठीक है। तो अब ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जी ये फॉरेन फंडिंग तो नहीं थी लेकिन ये ममनुआ फंडिंग। अच्छा, फॉरेन में तो वो सब कुछ ही उड़ गया ना, फिर तो वो तो बहुत ही एक मैं कहता हूँ डिवास्टेटिंग किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक तबाह कुन नताइज आएंगे PTI के लिए अगर ये हो कि जी वो फॉरेन फंडिंग थी तो सब कुछ ही उड़ गया, कप्तान साहब भी उड़ गए और सारा कुछ उड़ गया, ठीक है ना। तो खैर दूसरा ये है कि ये ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ में फिर ये है अगर वो ये हो जाता है कि जी ममनुआ फंडिंग है और वो ममनुआ फंडिंग में उस फंडिंग को ही कॉन्फिस्केट किया जाए, उसी फंडिंग को ही जब्त किया जाए, और मैं ये पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ ना, और भी करता हूँ, तो उस फंडिंग को बहक के सरकार जब्त किया जाए और बस ठीक है पार्टी रहे या जिस तरीके से। लेकिन अकबर बाबर साहब भी बता रहे थे कि जी ये जो फैसला आया था ना, जो वो हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि आप 30 रोज़ के अंदर अंदर इसका फैसला दें, और फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था कि 30 रोज़ वाली कोई शर्त नहीं है, बस आप जो है ना फैसला दें, लेकिन 30 रोज़ वाली शर्त नहीं। लेकिन वो 30 रोज़ वाली शर्त मुअत्तल हुई है, वो फैसला तो मुअत्तल नहीं हुआ ना कि जो एक रुकनी बेंच का फैसला आया था कि अगर ममनुआ फंडिंग भी साबित होती है उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पार्टी के लिए। फॉरेन फंडिंग तो होती है तो फिर उड़ ही जाएंगे ना, लेकिन अगर ममनुआ फंडिंग भी होती है तो उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर एक बात है कि मैं कहता हूं कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए, ये सारी ममनुआ पर भी वो ना उड़ें और फॉरेन फंडिंग पर भी नहीं है, ममनुआ फंडिंग है जी, फंड्स को हम इस तरीके से कॉन्फिस्केट करते हैं, बहक के सरकार जितने करोड़ों हैं वो आप जब्त करें, फिर भी ये तो पता चल जाएगा ना कि तहरीक इंसाफ कहाँ कहाँ से फंड्स लेती रही है। फिर भी ये तो होगा ना कि पार्टी रंगे हाथों पकड़ी तो जाएगी ना कि फंड्स तो लिए हैं ना, जो आज तक मुकर रहे हैं कि हमने फंड्स लिए ही नहीं हैं। फिर ये भी होगा ना कि इन्होंने फंड्स लिए और वो फंड्स जो है ना बहक के सरकार जब्त हो गए हैं। तो ये जो बार बार कह रहे थे चोरों से पैसे निकलवाओ और ये करो वो करो, अब हर बंदा इनका सियासी मुखालिफ भी कहेगा कि चोरी का पैसा तो पकड़ा गया है, ठीक हो गया ना, और चोरी का पैसा बाकायदा बहक के सरकार जब्त हो गया है, सियासी तौर से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना, नो डाउट। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जी बात ये है कि जी ममनुआ और फॉरेन फंडिंग है, चलो ममनुआ जब्त हो जाती है, लेकिन एक बात है कि खान साहब बतौर पार्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक हर साल, वो बाकी लोग भी देते हैं, हर साल बतौर पार्टी चेयरमैन या पार्टी का जो हेड होता है वो अपने दस्तखतों के साथ एक सर्टिफिकेट जमा करवाता है, ठीक है ना, और वो हल्फनामा या सर्टिफिकेट, और उस पर लिखा होता है कि जी मैं अपना एक हल्फनामा टाइप होता है कि जी एफिडेविट होता है या सर्टिफिकेट होता है कि जी इस पे मुझे पता है कि किसी किस्म की कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, ठीक है। अब वो अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो फिर तो अगला बंदा चला जाएगा अगली कोर्ट ऑफ अपील में और उनको कहेगा कि जब ये देखें ये कैसा सादिक और अमीन है कि इसने खुद अपने हाथ से लिख के दिया और वो झूठा साबित हो गया, तो खान साहब के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। ये है ना, ठीक हो गया ना। अब कुछ मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है उनको ब्री भी कर दिया जाए सबको और कुछ भी ना बिगड़े। मेरा ख्याल है अब वो वक्त मुझे नहीं लगता, बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी बनाई हुई स्क्रूटनी कमेटी, जो कुछ तो था ना कि 7.5-8 साल लगे हैं, कि उनकी अपनी बनाई हुई स्क्रूटनी कमेटी जो इलेक्शन कमीशन की, उसने सारा साबित किया कि जी ये देखें ये अकाउंट्स इन्होंने छुपाए हुए थे, इतनी कंपनियां इन्होंने सैकड़ों की तादाद में बाहर बनाई हुई थी। अब कहते हैं आरिफ नकवी साहब ने यहाँ पे एफिडेविट दिया है कि ये कंपनियां हमने खुद से बनाई हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक हो गया। ओ भाई कंपनियां आप तो पाकिस्तानी कंपनी से भी नहीं ले सकते, पाकिस्तानी इंडिविजुअल से तो चलो यहाँ से तो ले सकते हैं लेकिन फॉरेन नेशनल से नहीं ले सकते। लेकिन कंपनी तो चाहे फॉरेन की हो या चाहे पाकिस्तानी हो, कंपनी तो उससे भी आप नहीं ले सकते। तो जिसने भी बनाई है तो उसमें मामला देखें,
अगर आप मेरिट पे देखें तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। बचत बिल्कुल 0% किया, माइनस में चांसेस भी कोई नहीं है बचत के, ठीक हो गया, तहरीक इंसाफ के। बाकी आपको पता है यहाँ पे नज़रिया ज़रूरत भी निकल आता है, यहाँ पे लाडलापन भी निकल आता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक असासे होते हैं, उनको महफूज रखना होता है। भाई यार ऐसा ना हो कि ये खान साहब बिल्कुल ही फारिग हो जाएं तो कल को अगर नून लीग के ख़िलाफ़ या PPP के ख़िलाफ़ या इन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हो तो फिर हम इस्तेमाल किसको करेंगे, या जिस तरीके से, या हो सकता है किसी ने ये भी फैसला किया हो कि ये तो इस्तेमाल हो गया, ये उस इस्तेमाल होने में भी नालायक, और वो भी बिल्कुल ही जो है ना इतना नालायक साबित हुआ है कि ना तो डिलीवर कर सका है, और फिर उसके बाद अगर चुप कर जाता तो फिर भी ठीक था। यहाँ तो चुप ही नहीं कर रहा, रोज़ाना ही ट्रेंड चल रहे हैं और रोज़ाना ही खान साहब ने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी के। लेकिन मुझे लगता यूँ है कि जी माफ़ कीजिएगा कि जिस तरीके से खान साहब ने कसम खाई है ना, और PTI ने, ठीक है ना, ये इस पर मैं बात करूंगा, एक अगली वीडियो में भी करूंगा, जिस तरीके से कसम खाई है ना कि जी मैंने इदारों के ख़िलाफ़ चलना है, मैंने रियासत के ख़िलाफ़ चलना है, मैंने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ रोज़ ट्रेंड्स बनवाने हैं, जिस तरीके से खान साहब ने ये कसम खाई है, मुझे लग रहा है कि खान साहब ने खुद ही फैसला कर लिया है कि अब मेरा जो मुस्तकबिल है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। और जो बंदा एक फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, एक कैथारसिस करता है, बहुत मायूस हो जाता है कि जी मेरा तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया है, अब मैंने भी जो है ना पिच उखाड़नी है या ग्राउंड ख़राब करना है, ये उस तरह के मुझे हालात लग रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। और ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ऐसा होता नहीं है कि आप अगर हुकूमत से निकलें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आज आप निकले हैं कल आ जाएंगे, कल कोई और आएगा, परसों आप आ जाएंगे। ये इसी तरीके से रिवॉल्विंग चेयर की तरह होती है और म्यूज़िकल चेयर की तरह। लेकिन बात यह है कि जब आप हुकूमत से निकलें और आप इसको पता नहीं मौत और ज़िंदगी का मसला बना दें, आप ना छोड़ें कभी अदालत को और ना छोड़ें कभी आर्मी चीफ को और ना छोड़ें ऐसी की तैसी कर दें, रियासत की भी अल्लाह माफ़ करे, और हर किसी की कि मैं नहीं खेडूंगा तो किसी को नहीं खेडने दूंगा। तो ये वाला जो रवैया है ना, ये मेरा ख्याल है उस वक़्त या तो खान साहब को पता चल गया है कि अब मेरी लंबी छुट्टी है, तो अब बस इसी तरीके से ही जो है ना, और वो ये सूरत हाल या ये उनको क्या मेरा क्या स्टेक पे लगा है, ये सब कुछ जिनका लगा है तो मैं उनकी भी तबाही करूं। तो ये वाली जो सोच है ना, मेरा ख्याल है खान साहब ने सोच लिया है, इस वजह से वो ये हरकतें कर रहे हैं। इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि उनको यहाँ से भी लग रहा है कि बचत कोई नहीं है मेरी, और यहाँ से भी मैंने उड़ जाना है, या पार्टी ने उड़ जाना है, या मेरे वो एफिडेविट की बुनियाद पे मुझे उड़ाना है, या जो कुछ भी होना है। अब देखते हैं कि फ़ैसला आता कब है और क्या आता है। ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।